स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। मैं डॉक्टर सिरवी सर। कंटिन्यूएशन के अंदर अपना आज का वीडियो जो अल्कोहल फिनोल ईथर के रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आइए बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में 11.16 का डिस्कशन आज करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है और किस तरह से इसका आंसर होगा। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन बेंजीन रिंग एक्टिवेट, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता हूं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि फिनॉल पे जो वो ग्रुप है आपका OH ग्रुप, वो किस तरह से एक्टिवेट करता है फिनॉल को, जिसमें वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे तो अगर अपन आंसर स्टार्ट करेंगे तो आंसर्स के केस में सबसे पहले अपन फिनॉल को बनाए। तो फिनॉल में OH ग्रुप अगर अपन बेंजीन पे प्लेस कर देते हैं तो ये आपका फिनॉल स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इस फिनॉल स्ट्रक्चर के अंदर जो OH ग्रुप लगा होता है, इस OH ग्रुप के सेंटर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर टूवर्ड्स बेंजीन रिंग मूव करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, या ये जो इफेक्ट शो करेगा उसको +R इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्रिएट +R इफेक्ट। तो इस पे जैसे ही ये टर्न करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा, और बॉन्ड क्रिएट हो रही जैसे अगली जो रेजोनेंस इस फिनॉल की बनेगी वो आप इस तरह से देख सकते हैं। बेंजीन डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और उसके बाद में ये जो बॉन्ड, क्योंकि जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो उसी टाइम ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री स्टेट में रहेंगे माइनस। ठीक है, और कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर आपका 1 लोन पेयर रिमेन रहेगा और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पॉजिटिव की वजह से अपन इसको +R या +M इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये रेजोनेंस कंटिन्यू चलेगी, तो इसमें जैसे आपका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये वापस यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो नेक्स्ट जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होकर के कंटिन्यू। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि कंटिन्यूएशन के अंदर बेंजीन रिंग पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको अपन कहते हैं, वो कंटिन्यू रिवॉल्व करता रहेगा। फिर ये वापस यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो ये जो पाई बॉन्ड होंगे ये फ्री हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास में स्टूडेंट्स OH+, और ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी ना। इससे जब बॉन्ड बनाएंगे तो वापस आपका फिनॉल रिस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। तो ये आपकी रेजोनेटिंग, और ओवरऑल अपन इसको हाइब्रिड रेजोनेंस में भी शो कर सकते हैं। ये आपका फिनॉल फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये जो इन बिटवीन जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, कौन से 3, जिसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है। अब रिंग पे ध्यान से देखिए, तो रिंग के ऊपर आप देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर है, फिर पैरा पोजीशन पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर है, उसके बाद वापस से ऑर्थो पे आपके डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर है। तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट रिंग साइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, द अटैकिंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अटैकिंग स्पीसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे आप फिनॉल का हेलोजिनेशन कराते हैं या नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन में जो NO2 ग्रुप होता है जिसको अपन नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो डेफिशिएंट स्पीसीज कोई भी रिंग पे, बेंजीन रिंग पे जब अटैक करती है तो वो उसी पार्ट पे जाएगी जहां पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर होगा। इसका मतलब ये जो OH ग्रुप है वो +R इफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एट कार्बन साइड। तो अपन लिख सकते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन साइट ऑफ benzene ring increases. So
इट एक्टिवेट, सो फिनॉल एक्टिवेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ एक्टिवेट हो जाएगा और इसका प्रूव हो जाएगा रेजोनेंस। और इसमें अपन ये भी कह सकते हैं इसी क्वेश्चन में वाई फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो उसमें भी यही सेम रीजन रहेगा आपका, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा, सो फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। यानी कि फिनॉल के जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसमें ऑर्थो और पैरा दोनों ही आपको मेंशन करने हैं। तो ये इसका परफेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11.17, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ रिएक्शंस अपन को दी जा रही, उनकी अपन को इक्वेशन बनानी है एज पर लैंग्वेज। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है प्रोपेन 1ऑल, विद अल्कलाइन KOH या NaOH में डिसॉल्व करेंगे KMnO4 सॉल्यूशन, इसकी प्रेजेंस में करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें बहुत सिंपल सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, और जब एल्कलाइन मीडिया के अंदर ये होगा तो और ही स्ट्रॉन्ग होगा। और इसकी प्रेजेंस में जब करते हैं तो सिंपल सा याद रखिए बच्चों, जब भी किसी प्राइमरी अल्कोहल को अपन कंटिन्यू ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, यानी कि डायरेक्टली भी अपन कह सकते हैं ऑल द प्राइमरी अल्कोहल गोज टू या कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए ये जो ग्रुप होगा आपका, इसमें से H2O निकल जाएगा और बाकी 2 ऑक्सीजन अपन को KMnO4 से सप्लाई हो जाएगी। तो ये पूरा एसिड में, यानी कि लास्ट कार्बन जो है जो प्राइमरी अल्कोहल के साथ अटैच्ड है, उसको आप सीधा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, COH, यानी कि आंसर जो होगा वो आपका इथेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखिए, ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। फिनॉल आपका रिएक्टेंट है, ये आपका फिनॉल रिएक्टेंट हो गया। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव अभी अपन ने रेजोनेंस में प्रूव किया। तो ब्रोमीन जो होगी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है Br2, तो हेलोजिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉर्मल होता है, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव रिएक्शन बनेगी। यानी कि अपन को फिनॉल के 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, एक में ब्रोमो को ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट दिखाना है, तो दूसरे को आपको पैरा पे सब्स्टिट्यूट दिखाना है। तो ये आपका ब्रोमो ऑर्थो पे हो गया, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये आपका हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनॉल। और इसमें पैरा जो होती है वो करीब 65% होकर के मेजर प्रोडक्ट बनता है, और 35% ऑर्थो आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में होगा, ये ध्यान रखना है। अगर एक्वस वाटर हुआ तो सीधा एक ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी और सीधा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। इसी के कंटिन्यूएशन में थर्ड इक्वेशन जो अपन को बनानी है वो है डाइल्यूट HNO3 के साथ में फिनॉल की रिएक्शन। जैसे अभी आपने ब्रोमीन की देखी, वैसे के वैसे फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 के साथ में नॉर्मल रिएक्शंस होगी स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन आपकी डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है, और एज वी नो फिनॉल सोर्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो इसमें डाइल्यूट में हमेशा फिनॉल ऑर्थो और पैरा आंसर देगा, वही सेम पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका ये NO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे, और NO2 आपका, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल की प्रेजेंस में आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें अगर इसकी जगह पे कंसंट्रेट HNO3 ले लेंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, और पिक्रिक एसिड में एक ही बेंजीन रिंग पे 2, 4 और 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं, लेकिन वो रेस्पॉन्ड हमेशा कंसंट्रेट में आएगा। डाइल्यूट में नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स की इक्वेशंस के अंदर ट्रीटिंग फिनॉल लेना है, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करना है इन एक्वस NaOH, यानी कि बेसिक मीडियम। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस अब आप देखेंगे
तो ये आपको राइमर-टिमान रिएक्शंस के अंदर मिलेगा। तो इसीलिए इस रिएक्शंस को आप राइमर-टिमान के नाम से भी रिकॉल कर सकते हैं। और राइमर-टिमान की रिएक्शंस को करके देखें तो ये आपके पास में फिनॉल हो गया, इसमें ऑर्थो 90% बनता बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपन इसमें क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म में 3Cl प्लेस कर दीजिए। जितनी Cl है उतने ही मोल स्टूडेंट्स आपको OH NaOH प्लेस करना है। तो ये आपका NaOH प्लेस हो गया। ओके, नाउ अब इसमें से अपन क्या करेंगे, 3NaCl आउट कर देंगे। तो ये आपका 3NaCl हो गया। बाकी H2O निकाल दीजिए इसमें से, ये आपका H2O हो गया। ओके, तो यहाँ से जो H निकलेगा वो वापस से एक OH और H2O रिमेन्स क्या बचा, CH, और यहाँ आपकी ऑक्सीजन रिमेन बची। तो ये ग्रुप बन गया CHO। तो ये CHO यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे सैलिसाइल एल्डिहाइड। और सैलिसाइल एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और फिनॉल की OH के बीच में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स का, तो चिलेशन हो जाएगा। और इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर Hb। और इसी की वजह से ऑर्थो 90% स्टेबल कंपाउंड बनता है, पैरा सिर्फ 10% बनेगा, ओनली 10%। ठीक है, और इसका कॉमन नेम तो हो गया आपका सैलिसाइलिक एसिड एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है फर्स्ट। दूसरा IUPAC जब लिखेंगे तो इसको आप बेंज एल्डिहाइड मान के ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो या 2 हाइड्रोक्सी IUPAC में हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, बेंज एल्डिहाइड। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 11.17। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 11.18। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स विद एग्जांपल। इनके एग्जांपल के साथ इनको एक्सप्लेन करना, और कोई रिएक्शन है तो वो अपन उस पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल्बी रिएक्शंस को डिस्कस करना है, सेकंड राइमर-टिमान रिएक्शंस को डिस्कस करना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स के बारे में जानना। आइए बच्चों, सबसे पहले अपन कॉल्बी रिएक्शंस की बात करते हैं इसमें से। ठीक है, कॉल्बेज रिएक्शंस आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कॉल्बेज और राइमर-टिमान को हमेशा कंपैरेटिव पढ़िए, इससे आपको याद करना भी इजी होगा, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी याद करने से दोनों इजीली, इसीलिए अपन दोनों साथ साथ ले रहे हैं, कॉल्बे और राइमर-टिमान। स्टूडेंट्स, कॉल्बे रिएक्शंस के अंदर आपको क्या करना, फिनॉल इसका प्रीकर्सर होता है, जहां से ये स्टार्ट होती है फिनॉल, और फिनॉल को अपन रिएक्ट कराते हैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम NaOH। ओके, तो फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और इस एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से इसका H+ रिलीज हो जाएगा, और Na+ और OH- में से तो ये आपका वाटर कंपोनेंट आउट हो जाएगा, H2O। अब यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ये सीधा प्लस पार्ट कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और ये Na यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्म में अटैच, यानी कि कार्बोनेट इंटरमीडिएट स्पीसीज बन जाएगी। यस, फिनॉल के ऊपर O, और O के साथ आ गया आपका C डबल बॉन्ड O और ONA, यह आपका कार्बोनेट सॉल्ट हो गया CO3। ओके, और इस कार्बोनेट सॉल्ट से यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेप निकलती है इसकी, जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये इसका मेन स्पेशल फीचर्स है। रीअरेंजमेंट में ऑर्थो पोजीशन का जो H होगा वो वापस आपको फिनॉल मिल जाएगा, और ये ग्रुप पूरा का पूरा आपका ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां तो मिल गया OH, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, ये आपका सोडियम सॉल्ट फॉर्म आ गया, और जैसे ही इसका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसमें वापस आपको NaOH मिल जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगी सैलिसाइलिक एसिड, तो OH, और ये आपका बन जाएगा COH। इसको बोलते हैं, कॉमन में बहुत ही फेमस नाम है बच्चों,
सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। और IUPAC जब लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को बेस मान लीजिएगा, बेंजोइक एसिड, पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सी, तो अपन इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये थी बच्चों, और इसमें ऑर्थो 90% बनेगा क्योंकि इसमें वही है, इसका ऑक्सीजन से इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो 90% प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज ऑफ रीजन वही देना है, इंट्रा, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स better stability at ortho hydrogen bond, so it is ortho 90%। स्टूडेंट राइमर टीमार में 2 रिएक्शन है, दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। फिनॉल से आपको स्टार्ट करना है, याद रखिएगा बच्चों, प्रीकर्सर फिनॉल होगा, बिल्कुल इजी सा। फिनॉल की बेसिक मीडियम में अगर आप क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे और दूसरी होती है CCl4 की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम वही रहेगा, याद रखना है। जब क्लोरोफॉर्म होती तो एल्डिहाइड ग्रुप, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है तो COOH ग्रुप। ऑर्थो इसमें भी वही है, ऑर्थो 90% आएगा बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी इसका रीजन रहेगा। और आंसर में जब आप देखेंगे बच्चों, तो आपको फिनॉल को तो एज इट इज रखना है, ऑर्थो पोजीशन पे आपको ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, तो ये आपके ऑर्थो हो गए ना। इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इस पे तो सैलिसाइल एल्डिहाइड, अगर क्लोरोफॉर्म लेंगे तो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो CO। बाकी सारे इतने मोल NaOH लेकर के NaCl वगैरह आउट कर दीजिए, H2O रिमेन्स पार्ट ये बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली यही है कि बेसिक मीडियम के अंदर क्लोरोफॉर्म CHO ग्रुप देती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको COOH ग्रुप देती है। तो इसका वही वापस से ऑर्थो 90% बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका कहलाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड CHO ग्रुप। और अगर आप इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो आप इसको बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। और ये जो देखिए आप प्राइमर, इसमें कंपैरेटिव प्रोडक्ट देखिए, तो अगर अपन कॉल्बे को देखें तो कॉल्बे में भी हमको सैलिसाइलिक एसिड मिल रहा है, और राइमर टीमार में CCl4 के साथ में भी आपको सैलिसाइलिक एसिड्स मिलता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों रिएक्शन को। इसीलिए जब भी स्टूडेंट्स याद करें तो कॉल्बे और रिमर टीमार को एक साथ याद करिए, और कंपैरेटिव स्टडी से याद रखेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत इजीली आपको याद रह जाएगी बच्चों। तो ये इसके अंदर कॉल्बे और रिमर टीमार का मेन डिस्कशन जो अपन ने अभी किया है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थर्ड रिएक्शन सोचिए बच्चों आप क्या हो सकती है। थर्ड रिएक्शन में जैसे हमने कहा है, नाम लिखा हुआ है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। स्टूडेंट्स जल्दी से दिमाग में सोचिए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जब भी आता है तो उसमें बहुत ही स्पेशल कुछ रहता है, वो अपन को याद रखना है। तो अब जो हम बच्चों इसमें बात कर रहे हैं वो हमारी थर्ड रिएक्शन, ये हमने कंपैरेटिव करके देख लिया क्या आंसर्स आना चाहिए। अब हम थर्ड रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। विलियमसन्स के अंदर बच्चों ध्यान रखना, कंपलसरी कंडीशन है कि या तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल के साथ में RX, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती, इसीलिए आपका जो एल्काइल हेड होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए। और एलिफेटिक की जगह आप इसमें फिनोऑक्साइड, सोडियम फिनोऑक्साइड भी ले सकते हैं अगर आपको एरोमेटिक ईथर बनाना है, लेकिन RX आपका 1 डिग्री वाला। तो ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मेन थीम होता है। अब देखिए रिएक्शंस कैसे होगी, जैसे अपन RONA लेंगे बच्चों, तो RONA की रिएक्शन जब RX से कराएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा NaX आउट हो जाएगा, इसमें से NaCl NaBr जो भी होगा, तो ये तो इसमें आ गया।
और इधर आपका बन जाएगा ROR डैश। ठीक है, डैश मतलब दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये वाली चीज भी अपन इसी में देख सकते हैं कि जैसे दोनों R अगर सेम होंगे तो वो सिमेट्रिक ईथर कहलाती है, और दोनों R मिथाइल इथाइल जो भी उसमें प्लेस करेंगे आप। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फिनॉल ले लें तो फिनॉल से दो बहुत ही फेमस कंपाउंड्स बनते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल का हमने सोडियम सॉल्ट बना दिया जिसको सोडियम फिनोऑक्साइड बोलते हैं, और इसमें फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म के लिए आपको 1 डिग्री हैलाइड्स लेने हैं। अगर आपका 1 डिग्री हैलाइड्स में मिथाइल क्लोराइड है तो एनिसॉल बनेगा, और इथाइल क्लोराइड अगर तो NaCl निकल जाएगा। ठीक है, और दोनों का जब आंसर देखेंगे तो इसमें तो आपके पास में Na जैसे ही निकलेगा तो OO के साथ CH3, ये आ गया CH3। इसी तरह से दूसरे केस में आप देखेंगे फिनॉल फिनोऑक्साइडाइन, और ये आपका C2H5 यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो C2H5। ठीक है, इन जनरल जब अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये ग्रुप मिथॉक्सी कहलाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन ऑब्लिक में इसका इंडस्ट्रियल नेम बहुत फेमस है, ओ एनिसॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, एनिसॉल याद रखना है। इसी तरह से इसका OC2H5 को बोलेंगे एथॉक्सीबेंजीन, या इसका फेनिटॉल इंडस्ट्रियल नाम बहुत ही फेमस है, फेनिटॉल भी कह सकते हैं और इसको एनिसॉल भी कह सकते हैं। दोनों ही वर्ड जो है वो एरोमेटिक ईथर्स के लिए होंगे, और ओपन चेन में एल्काइल ईथर, डाई इथाइल हो सकता है, डाई मिथाइल हो सकती है, इथाइल मिथाइल हो सकती है। तो ये कंप्लीट कैटेगरी आपकी किस में आएगी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। स्टूडेंट्स अनसिमेट्रिकल ईथर्स की अगर अपन बात करें तो अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब इतना सिंपल सा एग्जांपल से, इफ बोथ R is not equal, ठीक है, when R is not equals to R dash then it is called unsymmetrical ether। तो R अलग अलग होंगे तो ऐसी ईथर को जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, एक साइड में आपने इथाइल ग्रुप लगा दिया, एक साइड में आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरह से एरोमेटिक भी हो सकती है, C6OCH3 कॉमन नेम में अगर लिखेंगे तो ये फिनाइल है, ये मिथाइल है, तो इसको मिथाइल फिनाइल ईथर बोलेंगे। तो इस तरह से R की वैल्यू अलग अलग होने से उनको अनसिमेट्रिकल ईथर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सोल्यूशन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 11.19 एक्सरसाइज इन अल्कोहल फिनोल ईथर। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल आपको एज ए प्रीकर्सर लेना और उसका यील्ड यानी कि प्रोडक्ट आना चाहिए इथीन। अगर रिएक्शन देखें तो इथेनॉल CH3CH2OH, एथ ऑल एथेनॉल, कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, D means remove और hydrate means H2O in presence of acid। ओके, और इससे आपका इथीन फॉर्मेशन होना चाहिए एज ए प्रोडक्ट। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शंस के बाद इसकी जो मैकेनिज्म स्टेप्स होगी दैट विल बी 3। स्टेप 1 जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइंस होती है, इसमें जैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसमें कार्बोकैटाइन, एंड स्टेप 3 जो होता है वो इथीन फॉर्मेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ये आपकी स्टेप्स हो गई। फर्स्ट स्टेप जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं, स्टूडेंट इसमें एसिड डिहाइड्रेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर डायरेक्ट डिसोशिएट नहीं होगा, तो आपका जो एसिड होगा वो एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा, और ये जो प्रोटॉन एसिड का होगा, ये जो रेड कलर में है, ये आपका ऑक्सीजन की लॉन पेयर से इस पे अटैच्ड हो जाएगा। तो जैसे ही लॉन पेयर से अटैच्ड होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, और ये प्रोटॉन यहाँ पे H+ जो है वो ब्रोंस्टेन-ल्यूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन कहलाता है। तो ये प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्टर हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अल्कोहल तो पहले से ही था, प्रोटोनेटेड हो गया यानी कि H+ उस पे अटैच्ड हो गया, तो इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो यहाँ पे प्लेस किया गया, इसमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अंदर आपको ये स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है ये एज पर केमिकल काइनेटिक थ्योरीज।
और इसमें आप क्या करेंगे, जो प्रोटॉन इसमें, तो अब यहाँ से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और वाटर इसमें से रिमूव होकर के कार्बोकैटाइन चार्ज कार्बन पे आ जाएगा और H2 एज ए न्यूट्रल पार्ट निकल जाएगा और कार्बोकैटाइन, तो जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। तो ये 1 डिग्री है तो 3 अल्फा है, तो स्टेबिलिटी को अपन हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपका कार्बोकैटाइन होगा वो स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ इथीन जब होगा तो एक साइड में प्लस आपके पास है, तो सेकंड जो अल्फा, एक अल्फा हाइड्रोजन जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होकर के यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका किस पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो ये इथीन बन जाएगी और प्रोटॉन इसमें से फ्री होकर के वापस ये रिसाइकल में कंटिन्यूएशन में, तो रिएक्शन जब तक सारे मोल खत्म होंगे तब तक इसका एसिड डिहाइड्रेशन कंटिन्यू चलेगा और जितना भी इथेनॉल होगा वो पूरा का पूरा आपका इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वन इज द परफेक्ट मैकेनिज्म फॉर द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल स्टूडेंट्स। तो आप इस तरह से इसका आंसर याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी मैकेनिज्म तक जिसमें अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस अल्कोहल फिनॉल ईथर के किए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 11.19 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें देकर इसको याद करिएगा, समझिएगा और इसी के बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। हम भी आने वाले वीडियोस के अंदर आपको एमसीक्यू सिखाएंगे किस तरह से अटेंड करने हैं और कैसे पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।